तो जैसे लाड़की बहना जो और स्टेट्स में जो स्कीम्स हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करती हैं, आपकी स्कीम जीविका दीदी जो है वो क्या अलग है? क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती है? जीविका दीदी का तो उसके अर्थ ही ये है कि हम उनको कुछ ना कुछ सहायता मुहैया कराएंगे ताकि अपनी वो जीविका ठीक तरीके से चला सकें और उनकी आर्थिक स्थिति पहले के कंपैरिजन में बेहतर हो सके। जब सभी हाथों को काम मिलेगा, चाहे वो जिस तरीके से काम मिले, यदि वह काम मिलेगा तो सभी अपना जो है उस राज्य की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। और यह प्रयत्न किसी भी राज्य सरकार को करना चाहिए और किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने घोषणा पत्र जारी करने के पहले इन सब सारे विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। यह बहुत ही सोच समझकर नाप तोल कर ही हम लोगों ने घोषणा की है। अब जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपये प्रतिवर्ष हम किसानों को मुहैया करा रहे हैं। आप किसानों से पूछिए, इसका सीधा लाभ उनको हुआ है। उसके परिणाम स्वरूप अपने खेत की बुआई करने के बाद जो फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता की पूर्ति 6,000 रुपये से होती है और उसके बाद फूड ग्रेन का उत्पादन बढ़ता है। तो स्वाभाविक है कि अर्थव्यवस्था को एक ताकत मिलेगी, उससे बल मिलेगा। तो एक दूर की सोच के साथ ही हम कोई आश्वासन देते हैं और कोई कदम उठाते हैं। थोड़ा सा SIR की ओर चलते हैं। शुरुआत में बिहार के चुनाव की शुरुआत में SIR वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने निकाली थी। उनका मानना यह है कि जो 65 लाख लोग जो डीरजिस्टर हुए हैं इस SIR में बिहार में, उसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा है क्योंकि आप लोगों ने इसमें घुसपैठियों को बाहर किया है जो कि उनके वोटर थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अरे मैं कहता हूँ कम से कम बतलाएं तो जी किनका नाम मतदाता के रूप में रजिस्टर होना चाहिए था, नहीं हुआ। एक भी केस वो सामने नहीं ला पाए। बार बार इलेक्शन कमीशन भी अपनी तरफ से कह रहा है कि यदि आपको जो शिकायत हो वह शिकायत हमारे पास लाइए, हम उसकी जांच करने को तैयार हैं। लेकिन वह भी नहीं दे रहे हैं उनको। केवल देश की जनता को गुमराह करने के लिए कभी खड़े हो जाते हैं बहुत बड़े ब्लैक बोर्ड के सामने और जो है प्रेजेंटेशन देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भाई तथ्य लेकर जाइए ना इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करेगा। न करे तो बात समझ में आती है, लेकिन उसी SIR को लेकर कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी आइटम बम फोड़ने की बात करते हैं, लेकिन एक सामान्य पटाखा भी नहीं फोड़ पाए। कह रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव आपने चोरी कर लिया और कहना ये चाह रहे हैं कि बिहार का भी आप चुनाव चोरी करने जा रहे हैं, क्योंकि तो ये क्या, इसको कहीं ना कहीं क्या ये चिपकाने की कोशिश है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसको बाईपास कर रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो यह है कि बिहार के बारे में भी उन्होंने यही कहा था और उसी के लिए उन्होंने पदयात्रा भी निकाली थी कि वहाँ पर चुनाव आयोग जो कार्रवाई कर रहा था, SIR का जो प्रोसेस चल रहा था, उसी पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। अब वहाँ कुछ मिला नहीं, एक भी उदाहरण वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब जो चुनाव हो गए हैं, अब उनकी चर्चा उन्होंने करनी प्रारंभ कर दी। लंबे समय तक जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जा सकती। और ऑपोजिशन पार्टी जैसे कि TMC, ममता बनर्जी हो या स्टालिन हो तमिलनाडु में, वो भी कह रहे हैं कि SIR हम अपने स्टेट में नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? वो कह रहे हैं कि जो है इससे लेजिटिमेट वोटर्स को आप लोग बाहर निकालना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का उल्लंघन कर रहे हैं। कौन लेजिटिमेट वोटर? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो बाहर से आकर घुसपैठिए? तो आपका मानना है कि ज्यादातर जो यहाँ से जा रहे हैं वो घुसपैठिए हैं? इन 65 लाख बिहार में काफी ज्यादातर नहीं, उनमें से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है जी, फिर भी मतदाता सूची में नाम था, वह बाहर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सदैव के लिए बाहर चले गए हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, अथवा कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों में चले गए हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा। एक और बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो राहुल गांधी ने अभी दिया है, वो उसमें आपने टिप्पणी भी की है, मैं ज़रा उसको ज़्यादा स्पष्टता से समझना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस में भी सिर्फ 10% लोग आर्म्ड फोर्सेस को चला रहे हैं। क्यों बोला ऐसा? क्या नियत है? क्या इसके पीछे क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी, और आपका क्या जवाब है उनके लिए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी वो बोलते हैं, इस देश में अनार्की पैदा करने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हम अपने एक्शन के माध्यम से, माने अपनी कृतियों के माध्यम से और अपने काम के माध्यम से हम जनता का विश्वास नहीं हासिल कर सकते, समर्थन हासिल नहीं कर सकते।
इसलिए ऐसे ही बेबुनियाद और निराधार बातें जनता के सामने रख कर वह जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं स्वस्थ राजनीति वही है जो जनता को गुमराह करके अथवा जनता की आंखों में धूल झोंक कर न की जाए, बल्कि जनता को विश्वास में लेकर राजनीति की जाए। तो पॉलिटिक्स को इस तरह की चीज़ों को आर्म्ड फोर्सेस पर लेकर नहीं आना चाहिए? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, आर्म फोर्सेस का जहाँ तक सवाल है, आर्म फोर्सेस का मैं मानता हूँ कि एक ही धर्म है जी। वो तो आरक्षण क्या क्या बहुत सारी बातें उन्होंने कही है जी। आर्म फोर्सेस का एक ही धर्म है, वह सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त उनका कोई धर्म नहीं होता। और आप देखिए, सभी जाति और पंथ के लोग हमारे आर्म फोर्सेस में हैं, और सभी की जो जिस धर्म को मानता है, जिस पूजा पद्धति को वह मानता है, तो सभी इस प्रकार के वहाँ आयोजन होते हैं। उनके अलग अलग वहाँ पर पूजा कराने वाले जो जिन्हें पुजारी कहा जाता है, वह भी जो है मौजूद रहते हैं। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर हमारी सेना में नहीं है जी। और मैं समझता हूँ कि कम से कम सेना को छोड़कर ही उन्हें इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। सेना को राजनीति में घसीटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जी। राजनाथ जी, ये अग्निवीर स्कीम को भी लेकर विपक्ष ने पहले बहुत बवाल किया है। 2026 में 4 साल इस स्कीम के ख़त्म होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि देश की हालत देखते हुए, सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए 25% से ज़्यादा लोगों को आप रिटेन कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है, अग्निवीर बहुत ही एक शानदार स्कीम है, एक अच्छी स्कीम है। और हम लोगों ने यह भी कहा है कि 4 साल का टेरोर पूरा करने के बाद जो लोग भी अग्निवीर हमारे बाहर आएंगे, उनका समायोजन कहीं न कहीं निश्चित रूप से किया जाएगा। अथवा यदि वह रोजगार करना चाहते हैं तो रोजगार करने के लिए भी आवश्यक फंडिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी कि यूथफुलनेस यह सेना में बनी रहे। यह इंश्योर करना तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक है। उसी आधार पर यह फैसला लिया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अपने भविष्य को लेकर किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। और उसके बारे में हम लोगों के कंसेप्ट में पूरी क्लैरिटी है। हम किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचने देंगे। ये सुनकर वो लोग आश्वस्त होंगे। डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। उन्होंने ये कहा है कि रशिया और चाइना जो आज कर रहे हैं, इसको देखते हुए, इसको नज़र रखते हुए हो सकता है अमेरिका भी ऐसा कुछ करने का प्रयास करे, कुछ करना चाहता है, करे। जी। भारत इसका क्या करेगा? क्या भारत भी कुछ न्यूक्लियर टेस्ट करेगा? ये सवाल है मेरा। भारत क्या करेगा ये तो भविष्य ही बतलाएगा, लेकिन जिसको जो करना है वह करे। हमें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। चाहे पाकिस्तान कर रहा है, चाहे अमेरिका कर रहा है, तो जिसको जो करना है कर रहा है। भारत किसी भय के कारण अथवा किसी दबाव में कोई कदम नहीं उठाता है। जो भारत को भारत के इंटरेस्ट में उचित लगेगा वही कदम हम उठाएंगे। सही समय पे करेगा। सही समय पर सही कदम उठाएंगे। जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूं। मुझे याद है 2024 में आपने कहा था ये भारत वो भारत नहीं है, घर में घुस कर मारेगा। आपने इतने जोरों से बोला था कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको उठाया। ये सच साबित करके दिखा दिया। जी। पर कुछ लोगों का मानना है कि बहुत जल्दी हाथ पीछे खींच लिए। इतनी जल्दी रुक क्यों गए? वो लोग चाहते थे कि थोड़ा और जोरों से पाकिस्तान को मैं इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बराबर पाकिस्तान के डीएमओ की तरफ से टेलीफोन आ रहे थे जी। उनके टेलीफोन आने के बाद तब यह हुआ। माने हम लोग युद्ध पिपासु नहीं हैं जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बराबर चाहते हैं कि युद्ध हो, कन्फ्रंटेशन हो। भारत ऐसा नहीं चाहता है कभी। यदि बार बार उनकी तरफ से आग्रह हो रहा है कि नहीं, अब इसे स्थगित किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए, तो उसके बाद जाकर ये तय किया कि हमको जो करना था वो हमने कर लिया जी। अब उसके बाद इस युद्ध को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य अब नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी फिर करेंगे। ये आप लोग बार बार बोल रहे हैं, इसका क्या अभी भी लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि उसको दोबारा करना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर को? अब ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा समाप्त नहीं हुआ है, हाल फिलहाल ही स्थगित है। हम लोगों ने क्या सावधानी बरती? आतंकवादियों ने चोरी छुपे घुसकर भारत की सीमा के अंदर हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा जी। हम लोगों ने टारगेट किया, जो टेररिस्ट सेंटर्स थे उन्हीं को टारगेट किया है पाकिस्तान में। आम जनता को हम लोगों ने नहीं मारा है।
इतनी सावधानी बरतने वाले हमारी इस गवर्नमेंट के ऊपर भी कभी कभी लोग आरोप लगाते हैं कि ये मजहब के आधार पर भेदभाव करते हैं, जात के आधार पर भेदभाव करते हैं। अरे भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ के ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया की किसी धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके भारत देश की धरती से गया है। आपने ये बात बड़ी स्पष्टता से आज ही नहीं पहले भी कही है, आपकी सरकार ने भी कही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में और कोई नहीं था, सिर्फ उनके आग्रह से ये वॉर को रोका गया। किसी के दबाव में अथवा किसी के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। मैं दो टूक शब्दों में इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। और आप ये जानते होंगे कि राजनीतिक जीवन में पूरा प्रिकॉशन लेता हूँ कि कभी झूठ न बोला जाए। एक भी कोई घटना आप मेरे राजनीतिक जीवन की नहीं बतला सकते हैं। मैंने ठीक है, बचपन में कुछ हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में, लेकिन उसके बाद मैं सावधानी बरतता हूँ। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, कभी कोई गलती हो सकती है, लेकिन इस संबंध में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर भी अनेकों बार ये कहा है कि उन्होंने जो है बड़ा रोल इसमें प्ले किया है इसको बंद करवाने में, और क्योंकि हम नहीं माने उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है। हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया है, वीज़ा के तमाम रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। इसके बावजूद आपने अभी 10 ईयर का डिफेंस जो है पीट हेग्सेथ के संग 10 इयर्स डिफेंस पैक्ट किया, ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं उसके बावजूद हमारे साथ समझौता किया ना जी। हाँ, इसका मतलब कि सारे इंडिकेशंस पॉजिटिव हैं जी। तो आप मानते हैं कि ये जो तनावपूर्ण की स्थिति जो बनी हुई है दोनों देशों के बीच अब पहले से बेहतर है? अब इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, तनावपूर्ण है कि नहीं है, क्या है, इसके बारे में मैं नहीं बतला सकता। इसके बारे में तो ये जो लोग बोलते हैं वही बतला सकते हैं। इस बार आप लोगों ने पाकिस्तान को डटकर हम लोगों ने सबक सिखाया। टेरर कैंप्स के साथ उनके 11 जो है डिफेंस बेसिस को भी हमने तबाह किया, उसमें क्षति पहुंचाई। इसके बावजूद वहाँ के जनरल मुनीर को प्रमोशन मिला। वो तमाम तरह की बातें करते हैं। क्या पाकिस्तान कभी बाज आएगा अपनी इस तरह की करतूत? प्रमोशन मिला कि प्रमोशन उन्होंने ले लिया पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जी। वहाँ पर तो आप जानते हैं कि आर्मी का एक प्रकार से वर्चस्व है। थोड़ा सा पाकिस्तान से हटकर अफगानिस्तान की ओर चलते हैं। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुताकी जी हमारे यहाँ पे आए हुए थे। उसी बीच पर दोनों की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में झड़प भी हुई। पाकिस्तान ने काबुल में बमबाजी भी की। पाकिस्तान का ये कहना है कि इस सब के पीछे भारत का हाथ है, इशारा हमारी तरफ है। क्या कहेंगे? पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार आरोप है। हम लोग कहीं भी किसी भी प्रकार के कन्फ्रंटेशन में विश्वास नहीं करते हैं जी। हम तो पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। हम इसी के पक्षधर हैं। हम किसी को यह उकसाएंगे नहीं कि उसके किसी के साथ संघर्ष किया जाए। हाँ, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी नीति पूरी तरह से स्पष्ट है। किसी बैसाखी का सहारा लेकर हम अपने आत्मस्वाभिमान की रक्षा नहीं करते हैं जी। हम स्वतः करते हैं, फैसले स्वतः लेते हैं, और स्वतः जो कार्रवाई करनी होती है हम कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन हम विश्व में संघर्ष नहीं चाहते, ये हमारी मूल सोच है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम जो चली आ रही है वो ड्यूरेंट लाइन को लेकर है। वो ड्यूरेंट लाइन को लेकर विवाद रहा है। मेरा सवाल आपसे सिंपल सा है, भारत का इसमें क्या मत है? जो भी मामले हैं आपस में सारे देशों को बैठकर सुलझाना चाहिए। हम किसी देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। यदि दोनों देश सहमत हों कि नहीं हस्तक्षेप होना चाहिए, किसी को आकर जो है बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करना चाहिए, उस समय सोचा जा सकता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसमें हम लोग विश्वास नहीं करते। बांग्लादेश के जो इंटरिम लीडर हैं मोहम्मद यूनुस, वो अक्सर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। हाल में उन्होंने एक पाकिस्तान जनरल को जो बांग्लादेश का नक्शा दिया उसमें नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में था, बांग्लादेश में दिखाया। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे उनको बचना चाहिए। और जहाँ तक पड़ोसी देशों का प्रश्न है, पड़ोसी देशों के साथ हम अपने रिश्ते बेहतर बनाकर रखना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति अपने पड़ोसी देशों के साथ हम नहीं चाहते हैं। राजन जी, इससे एक लार्जर बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आज क्या एक समय में हम पाकिस्तान से लड़ते रहते थे, पाकिस्तान से हमारा प्रॉब्लम था।
उसके बाद गलवान हुआ तो हमारा चाइना से भी थोड़ा तनावपूर्ण माहौल बना रहा, अब बांग्लादेश। तो क्या ये तीनों फ्रंट पर एक तरीके से अशांति का एक माहौल है, 3 फ्रंट हमारे लिए खुल गए, इसको हम कैसे डील करेंगे, इससे हम कैसे आगे निकलेंगे? अब जितनी भी समस्याएं आएंगी, जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, भारत की वो अपनी क्षमता है कि सारी चैलेंजेस को मीट आउट कर सकती है, सारी चुनौतियों का सामना कर सकती है, उसका समाधान निकाल सकती है। लेकिन हम लोग शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम अशांति नहीं चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत कायर है। भारत के स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचेगी तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। पड़ोसी देशों में भी स्थिति सहज और सामान्य होनी चाहिए, यह हमारी सोच है। पड़ोसी देशों का जहाँ तक प्रश्न है, पड़ोसी देशों के साथ हम अपने अच्छे रिश्ते बनाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अटल जी जो हमारे नेता थे वो भी बराबर कहा करते थे कि हमें बराबर सावधानी ये बरतनी चाहिए, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ज़िंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलता।